ईरान में भाई आप अभी वॉर के टाइम फंस गए थे जब बॉम्बिंग करी थी यूएस ने। हाँ, तब तो मेरी क्या कर रहे थे आप ईरान में? मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं एक्चुअली ईरान से पहले था लीबिया में मैं घूम रहा था और लीबिया में स्टार्ट हो गया सिविल वॉर। मैं लीबिया से भागा, किसी तरह फ्लाइट करके भागा। मैंने कहा चलो ईरान थोड़ा घूम लेते, मेरा बलूचिस्तान घूमने का मन था। मैं इवनिंग को पहुँचा हूँ, शाम के 4-5 बजे मैं पहुँचा हूँ। उसी दिन मुझे हादसा मिला कि एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हो गई थी। तो उसी दिन वाली बात थी और मैं उसी दिन शाम को पहुँचा हूँ। और अगले दिन सुबह 4 बजे न्यूज़ आती है कि वॉर स्टार्ट हो गया। इतनी किस्मत ख़राब थी मेरी कि शाम को पहुँचा हूँ, फ्लाइट नॉर्मली लैंड की है और वॉर स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं पहला दिन मैं तेहरान में था। तेहरान में दिन तक तो सही लग रहा था, लोग को उतना उनको लगा था कि ये होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रात को जो मैंने देखा ना, मैं एकदम डर गया। लाइक ऊपर जाके देख रहा हूँ मैं, एकदम वो मिसाइल्स आ रही है, अपने आप में फूट रही है, क्योंकि उसके ऊपर सारे फाइटर जेट्स थे। और तेहरान के मोस्टली जब सारी बम्बिंग तेहरान के ऊपर ही हो रही थी और मैं तेहरान में ही था। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है प्रत्येक 5 मिनट्स में, बम 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 लाइक, एंड वो आपस में टकरा भी रहे हैं, एंटी मिसाइल एंड ड्रोन्स एंड स्टफ। तो वो सब पहली बार मैंने लाइफ में देखा था। हालांकि उतना डर नहीं लगा, मुझे लगा ये तो किस्मत की बात है। अगर किस्मत मेरी अच्छी रही तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं रही तो मेरे हॉस्टल पे बम गिरने वाला है। तो मैं 1-2 दिन वहाँ पे रहा, फिर मैंने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं। तो फिर मैं पास वाली सिटी में चला गया। लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं था कि मेरे पर मिसाइल गिर जाएगा, डर मुझे इस बात का था कि मैं पकड़ा जाऊँगा एज ए स्पाई। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अफगानी और इंडियन को पकड़ा गया था एज ए स्पाई। और इंडियन एक बहुत अच्छे स्पाई वहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया का रिलेशन अच्छा है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। हमें नहीं चाहिए वीज़ा ईरान जाने के लिए, और हमें बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है इजराइल का भी। बट भाई अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तब तो वहाँ इस तरीके से लोगों को छोड़ रहे थे, फिर भी उनको कर रहे थे। लेकिन 1-1.5-2 महीने आप फंस गए जेल में, वही तो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। जब तक कि प्रूव नहीं होता कि आप नहीं हो कुछ, तब तक तो ट्रॉमेटाइजिंग है ना वो। हाँ। तो वही मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। और वीडियोस बनाने पर, क्योंकि बहुत सारी जो वर्ड्स हैं हिंदी और फारसी में सेम है, मैं रोड पे वीडियोस बना रहा था कि क्या माहौल है नहीं माहौल है। तो लोगों ने कहा कि गिरफ्तार तुम गिरफ्तार हो जाओगे। तो मैं उस बात से डर गया था कि कहीं मैं अब फंस न जाऊँ, कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो फिर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को एक्चुअली टैक्सी ना ईरान के अंदर बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को $100 दिए और मैंने कहा मुझे छोड़ दे आर्मेनिया। 1000 किलोमीटर था, उसने ड्राइव किया रात भर, मुझे आर्मेनिया देकर छोड़ा। और टैक्सी ड्राइवर वॉर के टाइम भी ना जैसे पैसे लेने से मना कर रहा है, नहीं, मेहमान वर्ड सेम है वहाँ पे। तो मेहमान, मैंने कहा नहीं भाई ले, नहीं मेहमान, बहुत नाटक करने के बाद उन्होंने फाइनली उससे पैसे लिए। और भाई इस दौरान तुम्हारी घर में बात हो रही थी, तो घर वाले क्या कर रहे थे? घर वाले को मैंने नहीं बताया था ये बात, क्योंकि झूठ का परेशान हो जाएंगे। तो मैंने नहीं बताया था कि मैं ईरान के अंदर, भाई वगैरह को बता दिया, मैंने घर वाले को नहीं बताया। इसके मेरा एक फ्रेंड था, उसको बता रखा था मैंने कि इन केस ये मेरा लाइव लोकेशन रहा, बट मैंने घर वाले को नहीं बताया था। मैं 2-3 जो फ्रेंड्स हैं उनको, मैं जो ट्रैवलर फ्रेंड हैं उनको मैं अपना लाइव लोकेशन में शेयर कर सकता हूँ हमेशा 24/7। और इस टाइम खाना वाना कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली बहुत अच्छे लोग थे, मैं बता रहा हूँ। मुझे कम से कम 20-25 इंस्टाग्राम मैसेज आए होंगे अलग अलग लोगों से कि आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। और सब लोग मुझे घर पे बुला रहे थे कि मेरे घर पे आके रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप पे लोग। भाई हमने ऐसा सुना है कि जो ईरानियन गर्ल्स हैं वो परेशान है अपने देश में और वो निकलने के लिए शादी करती हैं बाहर की कंट्रीज़ के लोगों से। आप क्योंकि वहाँ रह चुके हो, आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि विमेन को दबाया जाता है या बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें? बेसिकली बात ये है कि ईरान के अंदर सैलरी बहुत कम है बहुत ज़्यादा सैलरी कम है। आप मेहनत करोगे कि महीने आपकी सैलरी $25, $30, $50 तक आपकी सैलरी है। $50 कितने होते हैं? 4000 रुपये महीने का। और तो वो 4000 रुपये में कुछ भी कर लें, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंट्री बहुत ज़्यादा सस्ती है, लिटरली। मैं पेट्रोल कितने $2 लीटर है, 2 रुपये लीटर वहाँ पेट्रोल होगा। और गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती है। आपको टैक्सी, आपको 10 रुपये की टैक्सी मिलेगी। कहाँ मिलती है इंडिया में 10 रुपये की टैक्सी? आपको जाना है 10 रुपये में आप चले जाओगे 5-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मेट्रो 2 रुपये की है। तो सस्ती, इंडिया से बहुत सस्ती है इंडिया से वो। तो इसलिए सैलरी भी कम है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पाते इंडिया से। तो इंडियन जब जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पासपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा वीक है। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट वीक है, कंपेयर टू उनका पासपोर्ट देखो इतना वीक है, कहीं जा ही नहीं सकते बेचारे। सही बात, कहीं नहीं जा सकते बेचारे। करेक्ट। तो इसलिए वो ये चीज़ वो ट्राई करते हैं कि एक बार मुझे ईरान से बाहर निकलना है। और ईरानी लड़कियों को दबाया तो जाता ही है, आप कुछ भी कर लो। वहाँ पे हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था, अब फाइनली जाके 3-4 साल के बाद अब हिजाब लड़कियाँ नहीं पहन रही है। अच्छा। एक्चुअली ईरान एक इस्लामिक कंट्री कभी था नहीं, उसे ज़बरदस्ती बनाया गया। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद ईरान इस्लामिक कंट्री बनी। उससे पहले तो वो काफ़ी ओपन कंट्री थी। हाँ, उसकी वीडियोस आती है ना भाई। अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान इज द पार्टी प्लेस लाइक बैंकॉक 1970s में। अच्छा। काबुल सुना है कि बैंकॉक की तरह पार्टी प्लेस था ये। काबुल, तेहरान, लोग पार्टी करते थे, एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनते थे।
अब आप ज़बरदस्ती थोप रहे हो। पर अफगानिस्तान में भी आपने देखा है कि फीमेल्स रोड पे नहीं दिखती आपको? अब नहीं दिखती है। जब मैं पहली बार गया था अफगानिस्तान, उस समय गवर्नमेंट रूल था, आपको लड़कियां हर जगह दिखती थी, और लड़कियां बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं कंपेयर टू लड़कियां वहाँ पे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा बॉलीवुड देखती है, तो शाहरुख खान के वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फ़ैन है वो लोग। तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी हिंदी लड़कियां बोलते हैं। लड़कियों से मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई थी पहली ट्रिप पे। दूसरी ट्रिप लड़कियां देखी ही नहीं मुझे कहीं, लिटरली लाइक 2-3 लड़कियों से मेरी बात हुई पूरे ट्रिप पे। 1 महीने की ट्रिप थी, 2-3 लड़कियों से मेरा सिर्फ इंट्रैक्शन हुआ है। एक बार मैं याद है, मैं वहाँ पे था, बंदर आमिर लेक पे था, और लड़के ऐसे जाने कि मैं इंडिया से हूँ, तो हम लोग वो कायाकिंग कर रहे थे। लड़के ने मुझे टोका कि कहाँ से हो, इंडिया से हो, इंडिया में क्या करते हो, यहाँ पे क्यों आए हो, नहीं आए हो। बहुत सारे नॉर्मल हमारी बातचीत होने लग गई कि शाहरुख खान से कितना प्यार है, हम इंडिया को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। अचानक से तालिबान वाला आया, बंदिया ने ऐसे मुझे ट्रीट किया कि मुझे जानती ही नहीं है, कभी बात ही नहीं हुई है। मैं कुछ बोला, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने बोला कि सुनाई नहीं पड़ा क्या, फिर वापस से बोलता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसमें समझ गया कि तालिबान है, तो मुझे रिप्लाई तक नहीं देगी वो। बट आपके साथ मिसबिहेव करा तालिबान के लोगों ने? नहीं, तालिबान के लोगों ने कभी मिसबिहेव नहीं किया। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं तीसरी बार गया था जब अफगानिस्तान, एक मेरी अमेरिकन फ्रेंड के साथ गया था। तो एक लड़का था, प्रोबेबली 22-23 साल का होगा। तो वो मेरी फ्रेंड जो थी सेल्वी, उससे बात कर रहा था कि कैसा है अब US, जस्ट इंटरेस्टिंग, लाइक कि जैसे ही हम फॉरनर से बात कर लेते हैं कि अच्छा कहाँ से हो आप, वही बस कर रहा था वो। तालिबान आया, बंदे को बंदूक के पीछे पूरा मारा। तो कैसे बात करे लड़के से, तो कैसे बात कर सकता है लड़के से। और मेरे को वार्न किया, तालिबान ने बोला कि इसको बोलो किसी बंदे से बात नहीं करे, सिर्फ तुमसे बात कर सकती है बस। और लेट सपोज कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, उसको तालिबान हॉस्पिटल थे, तो तालिबान बोलते थे कि अच्छा इसको तुम्हारे दोस्तों कुछ खाना है, डायरेक्टली उससे नहीं पूछ रहे, मेरे से पूछ रहे हैं, तुम उसको बोलो, फिर मुझे वो रिप्लाई करेगी, फिर वो मैं उसको बोलूँगा। वो भी परेशान, नहीं परेशान कि डायरेक्टली पूछ ले यार, साथ में है। हाँ। मुझे गूगल घुमा रहे हो बार बार। तो लड़कियों को लेकर थोड़ा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और कितने टाइम बाद आप इंडिया आए हो भाई? इंडिया मोरलेस मैं कभी आते रहता हूँ 1-2 दिनों के लिए, फिर चले जाता हूँ वीज़ास के वर्क के लिए। तो फिलहाल अभी तो 1 हफ्ते के बाद आया हूँ मैं। 1 हफ्ते पहले मैं इंडिया में था, फिर यहाँ पे आया हूँ। अभी आप कौन सी कंट्री में थे रिसेंटली? अभी मैं मेडागास्कर में था। अच्छा, मेडागास्कर वगैरह से अफ्रीका में घूम के आया हूँ। कैसी लग रही है हवा आपको दिल्ली की? अच्छी लग रही है। लैंड करते ही फील हुआ, अच्छा दिल्ली में तो कुछ है। हवा में ही नशा हो रहा है। हवा में नशा हो रहा है। अच्छा भाई, इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, लेकिन कभी आप, ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू टाइप भी, आज पहली बार आपकी जर्नी भी सामने आएगी। तो पहले तो हमें ये बताओ, ये घूमने का शौक कैसे आया, और अपनी थोड़ी फैमिली के बारे में बताओ। क्या पहले कोई घूमता था जिनको देखकर आपने घूमना शुरू करा, या आपकी क्या इंस्पिरेशन थी कि भाई मैं पूरी दुनिया घूमूंगा? मेरा शौक एक्चुअली जब मैं बचपन में था तो वो ट्रेन वाला शौक था कि ट्रेन पे चढ़ना है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव से, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो गांव। कट्टा के लिए बहुत फेमस थे हम पहले। अच्छा। अब तो नहीं सब बनता है, पहले बट बहुत पहले कट्टा बनता था। लेकिन बचपन में वो ट्रेन पे जाते थे, ट्रैवल करते थे थोड़ा मोड़ा आसपास, नानीगढ़ दादीगढ़। ट्रैवल बचपन मतलब नानीगढ़ दादीगढ़ ही था। कभी हम ऐसा नहीं कि ताजमहल जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि लेह लद्दाख जा रहे हैं। ट्रैवल मतलब नानीगढ़ दादीगढ़। तो वो ट्रैवल करने के बाद जब मैं क्लास 11 में था, तो वहाँ से जागी क्यूरियोसिटी कि चलो थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल करते। मेरे एक ही मेरा ड्रीम था कि एक बार इंडिया से बाहर जाना है, बस एक बार एक कंट्री देखनी है। लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि अब ऑलमोस्ट सारे कंट्री के मैं एकदम ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पर हूँ मैं। करेक्ट। तो फिर भाई आप दिल्ली आए, तब फिर आप ट्रैवल करा, या कैसे ट्रैवलिंग कैसे शुरू हुई? ट्रैवलिंग की शुरुआत एक्चुअली मैं कोटा में था, और इंजीनियरिंग के लिए आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था मैं। IIT की तैयारी कर रहा था। तो ट्रैवलिंग का शौक तो आई थिंक सबको रहता है कि यार ट्रैवल करना है, बट आई थिंक पता नहीं था कि कैसे करना है। सही बात। तो जब कोटा में जब मैं गया तो एक टेड टॉक आया था, एक वीडियो थी यूट्यूब पे देखा था। हालांकि उस समय ना पढ़ाई से मुझे पढ़ाई करना था, तो मैंने जियो का फ़ोन रखा था, जियो का फ़ोन आया हुआ था। तो जियो का जो छोटा सा कीपैड फ़ोन था उसमें यूट्यूब भी चलता था। तो उसमें एक वीडियो आई थी मेरे सामने, वो था हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी। अच्छा। तो उस वीडियो को मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी निकलता हूँ। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था उस समय कि कैसे करना है नहीं करना है। मैं तो कंफ्यूज था कि क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था मैं उस समय। कोटा में 3 महीने हो गए थे। उस टाइम क्या एज थी आपकी? 16 ईयर का था मैं। अच्छा। और पढ़ाई कर रहा था कोटा में, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो वो सारे सवाल थे कि कैसे ट्रैवल करूँ। तो फिर मैंने बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया लाइफ का। आई थिंक उस समय बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था कि मैं गया इंस्टीट्यूट, मैंने कहा कि 3 महीने पढ़ाऊँ मैं, बाकी सारे मेरे पैसे वापस करो। अच्छा। अरे पहले घर पे सलाह मशवरा करा या नहीं? घर पे क्या बोलते वो, घर पे बोलते पागल है क्या,
हाँ 4 चप्पल लगते मुझे, हाँ हाँ झाड़ू पोछा सब लग जाता है। सही बात है। तो क्या बोला आपने? कुछ नहीं घर बोला? पे कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था आंसर इज नो। ठीक है। 100% आंसर नो। किसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? आप 12th में पढ़ रहे हो, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो कि चलो घूमने चले जाओ आप। तो आपने प्लान कैसे करा वो पहला देश कि भाई मैं इस देश जाऊंगा और पहले तो कैसे मैंने, जाऊंगा? देश से प्लान किया ही नहीं, मैंने तो स्टार्ट ही किया इंडिया से। मैं अच्छा। था कोटा में, तो वो जो पैसे आए मुझे, जो इंजीनियरिंग वाले जो पैसे मैंने इंस्टीट्यूट से वापस ले लिए, प्लस जो घर से कुछ पैसे मिलते थे, मैंने कहा चलो इसी से घूमता हूँ। तो उस वीडियो में एक्चुअली कुछ बताया गया था। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि हिच हाइकिंग, वो कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था क्या होता है हिच हाइकिंग का। हिच हाइकिंग मीन्स मतलब लिफ्ट लेके ट्रैवल करना। तो हमें कभी लगा नहीं था कि हम लंबा डिस्टेंस लिफ्ट लेके ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तक मैं पर्सनली 60,000 किलोमीटर तय कर चुका हूँ, जो कि अगर आप इंडिया में कंपेयर करो तो मैं कम से कम 20 बार कश्मीर कन्याकुमारी गया हूँ मैंने। हिचहाइक कर हिचहाइक करते हुए, लिफ्ट मांगते हुए 20 बार कश्मीर से कन्याकुमारी। अरे वाह। तो वो फिर अब तो लंबा एक्सपीरियंस हो गया, बट शुरू में फिर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं फिर निकल गया कोटा से जयपुर, कोटा से जैसलमेर, कोटा से मैं गया था उदयपुर। तो ये सारी जो तो राजस्थान आप में ये लिफ्ट मांगते कैसे थे कि मैं मतलब? रोड पे गया और जाके हाथ दे दिया, ऐसे रोको रोको रोको। ट्रक वाले भाई साहब देते थे मोस्टली, ट्रक में जाके ट्रैवल करता था, वो पैसे नहीं लेते थे, उनकी कहानियां भी अच्छी लगती थी कि ये कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो सब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। तो अनसेफ नहीं लगता था कोई यार लूटपाट हो जाए, कोई पैसे? मुझे कभी पता लगा ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं ब्रेव तो नहीं था, बट मेरे पास गट्स फीलिंग थी शुरू से ही कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं ब्रेव था कि ये करने निकल गया, बट मेरे पास ये गट्स फीलिंग तो थी कि मैं कर सकता हूँ ये।